morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you lesson number 8 and first headline है आपकी धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। कल आप दो धारा मापी पढ़ चुके हैं, एक किलकित कुंडली धारा मापी, एक कौन सी थी वेस्टर्न धारा मापी, इसको हम इसी को किलकित को कहते हैं, एक थी निलंबित कुंडली धारा मापी। तो इनका नाम केवल धारा मापी लिखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल क्या नापेंगी, वैद्युत धारा नापेंगी। जबकि लेटेस्ट हम देख रहे हैं जो हमारे लेबोरेटरी में उपकरण मिलते हैं, तो एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है। एमीटर क्या नापता है, धारा को एम्पियर में नापता है, और वोल्ट मीटर जो नापता है वो वोल्ट को वोल्टेज में नापता है, विभवांतर को वोल्टेज में नापता है। तो ये जो दोनों उपकरण बने हुए हैं लेटेस्ट वाले, वो इन्हीं दोनों से बने हुए हैं। जो हमारी धारा मापी है, इन्हीं का परिवर्तन किया गया है, इन्हीं का रूपांतरण किया गया है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर क्या, पहले तो हम एमीटर में बताने जा रहे हैं, एमीटर में परिवर्तन। तो एमीटर क्या है, एक उपकरण है जो कि वैद्युत धारा को एम्पियर में नापता है, वैद्युत धारा को एम्पियर में नापता है, और इसके द्वारा 1, 2, 3, 4 मिली एम्पियर तक, मतलब बहुत ही छोटा मान भी नापा जा सकता है, यहाँ तक कि मिली एम्पियर तक के करंट को इसके द्वारा आप नाप सकते हैं। आपके भी लेबोरेटरी में जो एमीटर रखे हुए हैं उसमें इस प्रकार का सिंबल बना होगा, आप देखेंगे ये क्या होगा, एमीटर, और ऐसा सिंबल बना होगा ये वोल्ट मीटर होगा। तो इसके द्वारा हम मिली एम्पियर में भी करंट नाप सकते हैं। अच्छा, अगर हमको मिली एम्पियर में करंट नापना है तो इसका मतलब है कि बहुत सूक्ष्म करंट भी उसमें जाना चाहिए धारा मापी में। तो कल जो हम बता रहे थे उसमें कितने फेरे तार के लिपटे हुए थे। जब इतने फेरे तार के लिपटे होंगे तो उसकी जो कुंडली थी उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसका भी तो कुछ प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध क्या करेगा, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा। कल जो हम बता रहे थे धारा मापी दोनों बताया था, तो दोनों में जो हमारा एल्युमिनियम का आर्मेचर बना हुआ था उसके ऊपर जो तांबे का तार लिपटा हुआ था उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमको धारा नापना है और धारा के ही प्रवाह में वो बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसका मतलब है क्या हम सूक्ष्म धारा को, बहुत छोटी जो हमारे एम्पियर की धारा होगी, क्या उसको हम उसके द्वारा नाप पाएंगे, नहीं नाप पाएंगे। तो आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है जो हमने धारा मापी पढ़ा है उसका प्रतिरोध और कम किया जाए, उसका प्रतिरोध और कम कर दिया जाए, अर्थात वो जो धारा मापी की कुंडली है जिस पर तांबे का तार लिपटा हुआ उसका प्रतिरोध लगभग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तब जाकर के उससे हम बहुत सूक्ष्म धारा एम्पियर में नाप पाएंगे, मिली एम्पियर तक का भी मान हम नाप सकेंगे। तो फिर हमको करना क्या है कि प्रतिरोध को कम करना है कल वाले धारा मापी का, जो आप कल पढ़ करके आए हैं। तो चलिए हम बनाते हैं पहले कल वाला एक धारा मापी, उसका हम सिंबल केवल अब यूज करेंगे, वो जी है, ये गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, जी हमने यहाँ पर क्या जोड़ा है, कल जो अपने धारा मापी दो पढ़े हैं, किलकित कुंडली धारा मापी या निलंबित कुंडली धारा मापी, उसी में से एक धारा मापी ये जुड़ी हुई है, ठीक, जिसका प्रतिरोध क्या है, जी। इसके प्रतिरोध को किस सिंबल से लिख रहे हैं, जी से लिख रहे हैं। तो अब हमको इसको एमीटर में परिवर्तन करना है। अगर हम यहाँ से बहुत ही सूक्ष्म धारा आई यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस के कारण इसमें से पास ही ना हो। तो जब इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होगा, इसमें से पास ही नहीं होगी ये करंट, तो ये क्या करंट को नाप पाएगा, नहीं नाप पाएगा। तो अब एमीटर में परिवर्तन करना है, मतलब बहुत सूक्ष्म करंट को भी नाप सके। एमीटर है क्या, कहोगे ये धारा मापी का ही एक परिवर्तित रूप है जो कि वैद्युत धारा को एम्पियर में नापता है, और इसके द्वारा हम बहुत सूक्ष्म धारा को भी नाप सकते हैं, यहाँ तक कि हम मिली एम्पियर की धारा को भी नाप सकते हैं। तो जरूरत क्या है कि इसके प्रतिरोध को कुछ कम किया जाए। अब बताइए प्रतिरोध हम कम कैसे कर सकते हैं। तार तो जितना लिपटा है तो लपेटना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कॉइल मूव ही नहीं करेगी। अगर हम कहें उसके फेरे, तार के फेरे हम कम कर दें, तो कल बता रहे थे तार के फेरे कम कर दोगे तब तो थोड़ा सा करंट जाएगा तो उस पर बल ही नहीं लगेगा और कुंडली मूव ही नहीं करेगी। तो इसको कुछ नहीं करना है। प्रतिरोध कम करने का एक दूसरा तरीका है कि इसके समांतर क्रम में एक और प्रतिरोध जोड़ दिया जाए। ये आप जानते हैं जब किसी भी उपकरण के समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है। जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। आप देख लीजिए, एक घर में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक का है 2 ओम और एक का है 4 ओम। एक का 2 ओम है, एक का 4 ओम है। किस क्रम में जोड़े हैं इसको, समांतर क्रम में। तो इस समय रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 2 + 1, तो R बराबर इस समय आ रहा 4/3 ओम, कितना आ रहा है ना। अब एक और जोड़ दीजिए समांतर क्रम में, इसके एक और समांतर क्रम में जोड़ दिए 1/8, समांतर क्रम में जोड़ा ना। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये 4/3 आया है, याद रखना 4/3 आया था पहला वाला। अब आ जाएगा एलसीएम कितना, 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 2, 1, तो R बराबर अब आ जाएगा
8 कितना 7। पहला आया था 4/3, इसको डिवाइड करोगे कितना होगा 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, 3 जा 9, कितना रहा, इसको जरा डिवाइड करो, अभी आ गया और या तो चला जाएगा ना ऐसे ही, इसको डिवाइड करो 7 1 बचेगा ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 1 आ गया, देखो वहां 1.3 आया था, यहाँ पर 1.1 आ गया, तो ये कम हो गया ना। तो अगर हम समांतर क्रम में कोई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो प्रतिरोध जितना भी होगा पहले से उससे भी कम हो जाएगा। तो हमको करना क्या है कि अगर धारा मापी को एमीटर में बदलना है, अर्थात वो बहुत सूक्ष्म करंट को भी नाप सके, उसके समांतर क्रम में हमको एक प्रतिरोध जोड़ देना है, और इस प्रतिरोध को यहाँ पर शंट कहा जाता है, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका प्रतिरोध S हो गया और इसका प्रतिरोध क्या है G है, और ये गैल्वेनोमीटर है, इस पर मान लीजिए यहाँ पर पैमाना बना हुआ है, ये पैमाना यहाँ पर बना हुआ है। तो अब होगा क्या, करंट आपको I नापना है इसके थ्रू, तो जो करंट I आएगा दो भागों में बट जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, मान लीजिए ये IG है, गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट को IG कह रहे हैं, तो इधर फिर कितना जाएगा, जो बचा होगा, बचा कितना करंट है I माइनस IG, ये इधर करंट चला जाएगा। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जब पूरे परिपथ में I एम्पियर की धारा जाएगी, तो हम मान रहे हैं I एम्पियर से ये जो गैल्वेनोमीटर की है जो निडल यहाँ पर लगी होगी वो यहाँ से 0 से विक्षेपित होकर के यहाँ पर आ जाएगी, पूरे पैमाने पर विक्षेप हो जाएगा, माने 1 2 3 4 5 10 एम्पियर का पैमाना बना हुआ है। इसको बहुत सीरियसली समझना है, न्यूमेरिकल यहाँ के डिफिकल्ट हो सकते हैं। कि यहाँ पर हम मान रहे हैं इस गैल्वेनोमीटर पर बना है 0 से 10 एम्पियर, ठीक। तो 0 से 10 एम्पियर के लिए यहाँ जो IG आ रही, इस धारा को हम न्यूमेरिकल में क्या बोलेंगे, वह धारा जिसके द्वारा गैल्वेनोमीटर के पूरे पैमाने पर विक्षेप हो रहा है। इसको IG को हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल में इसका नाम क्या लिखा होगा कि वह धारा जिसके द्वारा गैल्वेनोमीटर के पूरे पैमाने पर विक्षेप हो रहा है, अर्थात इसकी जो यहाँ पर संकेतांक होगा वो जैसे ही IG करंट प्रवाहित होगा 0 से कहां पहुंच जाएगा 10 पर पहुंच जाएगा, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर की IG धारा के कारण पूर्ण विक्षेप हो रहा है, अगर कहें परिपथ की कौन सी धारा के कारण पूर्ण विक्षेप हो रहा है, तो परिपथ की I धारा के कारण। परिपथ में तो I धारा आ रही थी ना, I दो भागों में बट गई, कुछ भाग इधर चला गया, उसका IG भाग इधर बचा, तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर में IG धारा के कारण पूर्ण विक्षेप हो रहा है, ये पूर्ण विक्षेप ही समझना है मेन आपको, ठीक। और परिपथ में किस धारा के कारण, I धारा के कारण। जैसे मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर आ रही है, 10 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एम्पियर जा रही होगी, मान लीजिए यहाँ पर 2 एम्पियर जा रही होगी, तो यहाँ पर से 8 इधर चली गई होगी, तो इस 2 एम्पियर के कारण इसकी जो ये यहाँ पर संकेतांक होगा वो पहुंच जाएगा 0 से 10 पर। तो ये बताएगा कि परिपथ में कितनी धारा आ रही है, 10 एम्पियर आ रही है, समझ पाए, ठीक। ये केवल जो धारा ये जाएगी, ये धारा इसकी कॉइल को घुमाकर कहां पर कर देगी, 0 से 10 पर कर देगी। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पर IG का मान, तो कहेंगे IG वह धारा है जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में पूरे पैमाने पर विक्षेप हो जाता है, अर्थात जिसकी निडल 0 से 10 पर पहुंच जाती है, जितना भी लास्ट में लिखा होगा 10 5 उतने पर। अगर कहें परिपथ की कौन सी धारा है जिसके कारण पूर्ण विक्षेप हो रहा है, तो 10 एम्पियर हो जाएगी, ये 10 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। अब समझ रहे होंगे कि यहाँ 2 एम्पियर से आप कह रहे हैं पूर्ण विक्षेप हो रहा है, विक्षेप ये हो रहा है इसके कारण, लेकिन पैमाना मेंटेन किसके अकॉर्डिंग किया गया, इसके अकॉर्डिंग। जो पैमाने पर चिन्ह लगाए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए ये निडल यहाँ पर पहुंची, ठीक, यहाँ पर 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर ये निडल इसकी पहुंची, तो यहाँ पर लिखा गया है क्या 2। अगर यहाँ पर 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, इसकी निडल इस सामने आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा गया है 10। तो पैमाना बनाया गया है इस धारा के अकॉर्डिंग, और ये जो विक्षेप गैल्वेनोमीटर में हो रहा है वो किसके कारण, 2 एम्पियर के कारण हो रहा है, इस धारा के कारण हो रहा है। शेष धारा इधर से शंट से होकर के पास हो रही है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए आपको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि हम कहेंगे कि वह करंट जिसके कारण पैमाने पर पूर्ण विक्षेप हो रहा है, तो क्या होगा IG, ठीक है। अगर कहें परिपथ का वह करंट, तो क्या होगा I होगा। अब इसके लिए सूत्र का डेरिवेशन करिए कि फिर शंट कितना जोड़ना होगा, शंट का मान क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, कोई भी क्यों लगाएंगे, 2 ही तो होते हैं, A B, कौन सा रूल लगाएंगे, बंद पास ABCD A में किरचॉफ के सेकेंड नियम से क्या होता है, सेकेंड नियम, देखो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से चलेंगे, इसमें करंट कितना है IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना है G, गैल्वेनोमीटर जो पहले से धारा मापी है उसका प्रतिरोध है यहाँ पर, माइनस क्यों, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा ना, तो माइनस हो जाएगा। इसमें करंट कौन सा जा रहा है,
I माइनस आई जी, और इसमें प्रतिरोध कितना जुड़ा हुआ है, S। शेष होता है इसी परपथ में जुड़े हुए सेलों का वैद्युत वाहक बल। तो इस परपथ में कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है तो उधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आई जी कैपिटल जी इक्वल टू आई माइनस आई जी, और यहाँ पर हो जाएगा एस। अब हमको एस मान निकालना है कि संट कितने ओम का जोड़ा जाए। तो एस जब निकालेंगे तो ये मान इसके अपॉन में आ जाएगा ना, तो एस इक्वल टू आ जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और इनटू हो जाएगा यहाँ पर जी। ये तो इसका मतलब है कि अगर हमको जी प्रतिरोध वाले धारा मापी को एमीटर में बदलना है तो एस ओम का संट जोड़ा जाए, जहां पर एस ये क्या है, जोड़े गए संट का प्रतिरोध है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी पर बेस्ड मैक्सिमम होंगे कि कितने ओम का संट जोड़ा जाए कि इतने एम्पीयर की धारा नाप सके। तो जिस धारा को कहे नाप सके वो है आई को नापना है हमको सदा, और आई जी क्या है, वह धारा जो कि गैल्वेनोमीटर में जाकर के उसके पैमाने पर पूर्ण विक्षेप करेगी, ठीक। और जी है गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर प्रतिरोध। तो पूरा एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी भी धारा मापी को वोल्टमीटर में भी बदला जा सकता है और एमीटर में भी बदला जा सकता है। तो जो एमीटर है हमारा, ये धारा मापी का ही एक परिवर्तित रूप है। जब धारा मापी के समांतर क्रम में एक हम संट जोड़ देते हैं, कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो पूरे उपकरण का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग शून्य हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, जिससे इस उपकरण के द्वारा हम बहुत ही सूक्ष्म धारा जैसे मिली एम्पियर तक भी नाप सकते हैं। तो इस उपकरण को अब हम क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। तो इसके श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा कितना संट जाए, इसके लिए डेरिवेशन आपका हो गया है, ठीक, कि कितना संट आखिर जोड़ा जाए कि इसका लगभग प्रतिरोध अब क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो अगर हम कहें आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आदर्श एमीटर जो बहुत ही अच्छा एमीटर होगा उसका प्रतिरोध लगभग कितना होना चाहिए, लगभग शून्य होना चाहिए। हालांकि शून्य कभी नहीं हो सकता, इसीलिए क्या बोला जाता है, लगभग शून्य होना चाहिए। ये जो प्रतिरोध था कुंडली में तार के बहुत सारे फेरे लिपटे थे, उसी को कम करने के लिए श्रेणी क्रम में संट को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब वोल्ट मीटर की विशेषता क्या होती है, जैसे कि ये कोई एक रेजिस्टेंस है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसको किसी भी जो प्रतिरोधक वायर है, जैसे कि इसका कुछ प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में जोड़ करके हम इसके बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसको हम किसी परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ करके उसका वोल्टेज ज्ञात करते हैं। तो जैसे ये हमारा धारा मापी यहाँ पर था जी, वही जो कल पढ़ के आए हैं, धारा मापी जी जिसका रेजिस्टेंस क्या है जी। तो इसको अगर वोल्ट मीटर में हमको कन्वर्ट करना है तो वोल्ट मीटर की विशेषता होती है इसका प्रतिरोध लगभग अनंत होना चाहिए, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए। तो जो हम कल बता रहे थे गैल्वेनोमीटर में जो वायर है तांबे का लिपटा हुआ, इसका प्रतिरोध कुछ तो होता है लेकिन अनंत तो नहीं होता है। हमने तांबा ही क्यों यूज किया आप जानते हैं, सुचालकता का जब क्रम पढ़ते हैं तो तांबा दूसरे तीसरे स्थान पर कहीं आ जाता है, मतलब अच्छा सुचालक है तांबा। तांबा जो है एल्युमिनियम से भी ज्यादा सुचालक, अच्छा सुचालक है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका रेजिस्टेंस होता तो है लेकिन ना तो बहुत शून्य होता है और ना ही अनंत होता है। तो अब वोल्टमीटर में करना क्या है, हमको इसका प्रतिरोध बढ़ाना है। वोल्टमीटर की डेफिनेशन क्या होती है कि इसका प्रतिरोध लगभग अनंत होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को हम बढ़ा देंगे, इसके श्रेणी क्रम में एक आर हम बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हमको कहाँ जोड़ना होता है, श्रेणी क्रम में। तो इसका प्रतिरोध जो भी था पहले से जी था, अब इसका प्रतिरोध और कितना बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा, अर्थात इसका टोटल प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस जी हो जाएगा, आर प्लस जी। तो अब हम मानते हैं यहाँ का प्रतिरोध लगभग अनंत हो जाएगा, मतलब बहुत ही उच्च हो जाएगा। तो यही जो हमारा धारा मापी था वो कैसे व्यवहार करने लगेगा, एक वोल्ट मीटर के बाद व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ से आई एम्पियर करंट आ रहा है, ये तो यहाँ से करंट जा रहा है आई जी, और आई जी के द्वारा यहाँ पैमाने पर पूर्ण विक्षेप हो रहा है। अब यहाँ पर करंट जो है नहीं जाएगा, यहाँ पर करंट बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बोला है कि ये समांतर क्रम में दोनों उपकरण जुड़े हैं। तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा ना, जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। अगर हम यहाँ का वोल्टेज नाप ले तो वही वोल्टेज यहाँ का हमारा निकल आएगा, क्योंकि हमको विभवांतर उपकरण द्वारा किसके बीच का नापना है, यहाँ का नापना है। हमको विभवांतर यहाँ का नापना है, इसके सिरों पर कितना है, और उपकरण कहाँ लगा है, ये लगा हुआ है। लेकिन समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, तो हम यहाँ का नहीं नापेंगे बल्कि यहाँ का विभवांतर अगर नाप लें तो
उतना ही विभवांतर हम कह देंगे ए बी के बिंदुओं के बीच भी होगा। ऐसे क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल में पढ़ के आए हैं कि अगर हमको यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो यहाँ का अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज निकाल लेते हैं और वही वोल्टेज वहां का हो जाता है। तो यहाँ का वोल्टेज हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ का टोटल प्रतिरोध ले लें, V बराबर IR होता है, तो केवल हम यहाँ का करंट ले लें जो इसमें से जा रहा है और यहाँ का हम क्या ले लें, वोल्टेज ले लें। मान लीजिए इसमें धारा जा रही होगी, इसमें धारा कितनी बची होगी, I माइनस IG। तो अब हमको I माइनस IG से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल यहाँ का क्या निकाल लेना है, विभवांतर निकाल लेना है, विभवांतर निकाल लेना है। तो जी यहाँ का विभवांतर हो जाएगा वही यहाँ का विभवांतर हो जाएगा। तो अगर हम कहें तार AB के बीच विभवांतर बराबर हो जाएगा CD के बीच के विभवांतर के, बराबर तार CD के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर। तो यहाँ का विभवांतर हमको V निकालना है। अब जो यहाँ का वोल्टेज निकालने कितना होगा, तो यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए फार्मूला होता है V बराबर IR। तो I यहाँ पर कितना है IG और R कितना हो जाएगा G प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IG और ये हो जाएगा G प्लस कैपिटल R। अब अगर यहाँ पर हमको निकालना हो फिर कितना रेजिस्टेंस हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अक्सर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होगा उसमें दिया होगा श्रेणी क्रम में कितना रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो आपको ये R निकालना है। तो क्या करें, I के नीचे यहाँ V अपान IG कर लीजिए, IG यहाँ अपान में आ जाएगा, इक्वल टू बचेगा G प्लस R। R निकालना है, G को इधर माइनस कर दीजिए, V अपान IG माइनस G इक्वल टू R। इस प्रकार से आप निकाल सकेंगे कि कितना हम धारा मापी है उसके श्रेणी क्रम में कितना रेजिस्टेंस जोड़ दें कि ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा V अपान IG। ये IG क्या होगा, IG यहाँ पर होगा वोल्ट मीटर के पैमाने पर पूर्ण विक्षेप के लिए वैद्युत धारा। वोल्ट मीटर के पैमाने पर पूर्ण विक्षेप के लिए वैद्युत धारा, यही वहां पर भी थी IG, यहाँ पर भी IG हो जाएगी। नेक्स्ट हेडलाइन आपने लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए आप सबसे पहले लेसन पे चले जाइए। आपने P पढ़ा था, P इक्वल टू 2QL। ये P क्या था बताइए जरा, क्या था, कुछ नहीं याद बचा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था ना, ठीक। तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव था, तो P को हमने क्या कहा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर क्या था, एक वैद्युत द्विध्रुव था। ये बहुत अल्प दूरी पर दो आवेश हों P और Q, समान आवेश किंतु प्रकृति में विपरीत। वैद्युत द्विध्रुव डेफिनेशन क्या थी कि प्रकृति में विपरीत किंतु दो समान आवेश अगर बहुत अल्प दूरी पर होते हैं तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। यहाँ पर आपको पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लिखेंगे M से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इससे पहले आपको चुंबकीय द्विध्रुव तो पढ़ना होगा, क्या है चुंबकीय द्विध्रुव कैसे बनेगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते थे प्लस और माइनस, और यहाँ पर क्या होंगे, दो पोल होंगे नॉर्थ एंड साउथ और बहुत ही अल्प दूरी पर होंगे। यदि कहीं भी दो नॉर्थ और साउथ पोल NS बहुत ही अल्प दूरी पर हो तो इस प्रकार से ये जो छोटा सा एक मैग्नेट बनेगा इसको हम कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव का मोस्टली निर्माण कैसे होता है, देखिए जैसे कि एक हम रिंग ले लें, आपके सामने ऐसे हम रिंग लेकर के खड़े हैं, ये एक रिंग जिसको हम लूप कहेंगे, धारा लूप, इसको हम धारा लूप भी कह सकते हैं। एक रिंग लिए हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और इसमें करंट तुम देख रहे हो उधर से, तो ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। ये घड़ी की अपोजिट दिशा में है कि घड़ी की दिशा में है, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं वामावर्त, ठीक। तो ये वामावर्त है, हिंदी में एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, वामावर्त कहेंगे। तो आपकी तरफ नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा। देखिए घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर करंट चलता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, और हिंदी में उसको क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। घड़ी की सुइयां किस क्रम में चल रही, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रही करंट। यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन मैंने बताया हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको कहेंगे वामावर्त। तो जिधर से करंट को देखा जाए और करंट हमको वामावर्त दिखाई पड़े
उधर कौन सा पोल प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ पोल। एक मैंने तार रिंग ले लिया आपके सामने, तो आप उधर से देख रहे हो, इस तार को मान लीजिए, तो आपको करंट कैसे दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके सामने ये कौन सा पोल होगा मैग्नेट का, नॉर्थ होगा। और अगर इसके पीछे से कोई देख रहा हो, ये रिंग यहाँ पर है और हम इसके पीछे से देख रहे हैं बैक साइड से, तो हमको क्या दिखेगा, साउथ दिखेगा ना। आपको दिख रही इस डायरेक्शन में, लेकिन हमको ऐसे दिखेगी, तो हमारी तरफ से ऐसे अगर वॉच कर ले तो हमको क्लॉकवाइज दिखेगी ना। इसके पीछे जो खड़ा होगा उसको करंट कैसे दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो उधर दक्षिणावर्त धारा हो गई, तो उसके बैक साइड में कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, साउथ। तो जिधर से धारा को देखने पर अगर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम जिधर से धारा दिख रही है क्लॉकवाइज, उधर कौन सा पोल उत्पन्न होता है, साउथ। और जिधर से धारा देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगी, उधर प्रोड्यूस होगा नॉर्थ। तो आपने देखा एक छोटा सा लूप मैंने लिया, और जिसके तार की मोटाई क्या होगी, बहुत कम, मिलीमीटर में, या मीटर में का मिलीमीटर, या मिलीमीटर से भी कम। उसमें भी एक तरफ नॉर्थ पोल हो गया और एक तरफ साउथ पोल हो गया। तो इसी प्रकार से अगर किसी एटम में, किसी भी परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की दो गतियां होती हैं। एक होती है अपने अक्ष पर ही घूमता है, इसको हम कहते हैं चक्रण। और एक ये ऐसे जो रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम कहते हैं चक्रण। और एक ये अपनी सेल में भी ऐसे चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं परिक्रमण। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की दो गतियां होती हैं। एक चक्रण होता है, वो अपनी अक्ष पर ही मूव करता है, जैसे कि अर्थ मूव करती है अपने अक्ष पर, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और एक जो अर्थ मूव करती है सन के चारों ओर, वो 365 डेज में पूरा करती है, उसके कारण क्या परिवर्तित होते हैं, मौसम। तो वैसे यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर मूव करता है, इसको कहते हैं चक्रण। और इलेक्ट्रॉन जो ऐसे मूव करता है, इसको उसके न्यूक्लियस के चारों ओर, इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो चार्ज चलेगा ना, चार्ज चलेगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो होगा। तो जब इसमें ये भी क्या है, वृत्ताकार एक लूप बन जाएगा ना, इसमें भी करंट फ्लो होगा, ये क्या बन जाएगा, एक वृत्ताकार लूप बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें भी धारा प्रवाहित होती है, और मैग्नेट जो एक एटम है उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब मैग्नेट आप पढ़ते हैं, कहते हैं चाहे जितने टुकड़े करो, उसके नॉर्थ साउथ पोल अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप एटम को तो नहीं तोड़ सकते ना, एटम जो है परमाणु को तो नहीं तोड़ सकते, उसकी सेल को अलग अलग कर सकते हो, नहीं। तो जब प्रत्येक सेल जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब है हर एक परमाणु में जो होता है नॉर्थ और साउथ पोल होता है। जब नॉर्थ साउथ पोल होता है, तो इसका मतलब ये काम करेगा एक चुंबकीय द्विध्रुव का, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही अल्प है। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या हुआ, चुंबकीय द्विध्रुव यदि इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बहुत ही अल्प दूरी पर उपस्थित हो, तो ऐसे एक चुंबकीय टुकड़े को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। अर्थात एक ऐसी युक्ति जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव बहुत ही अल्प दूरी पर उपस्थित है, उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। इसका मतलब हमारा प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव हुआ ना, प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव हुआ। और अगर वो चुंबकीय द्विध्रुव है, तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण M अवश्य होगा। जैसे कि अगर वैद्युत द्विध्रुव है, तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2Ql। वैसे ही अगर चुंबकीय द्विध्रुव है, तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होगा। तो परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव है, तो इसका मतलब परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होगा, समझ रहे हैं, M अवश्य होगा। इसका मतलब हर एक परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण होता है, और जिसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा उसमें चुंबकत्व का गुण अवश्य पाया जाएगा। तो प्रकृति में जितने भी परमाणु हैं, हर एक परमाणु में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, हर एक परमाणु में मैग्नेटिज्म होता है। लेकिन बस बात यह है, जब वो पदार्थ बनाता है मिलकर के, तब उसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकत्व का गुण छोड़ देते हैं, और कुछ में चुंबकत्व का गुण रह जाता है। इसीलिए प्रकृति की हर एक वस्तु जो होती है वो चुंबकीय नहीं है, कुछ ही है जो चुंबक के फॉर्म में होते हैं, सब नहीं है। तो यहाँ पर आपको M कैसे निकालोगे, देखिए M के लिए कोई यहाँ पर डेरिवेशन नहीं है। आप जो फार्मूला यहाँ पर पढ़ते थे, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा पढ़ते थे ना, यहाँ के लिए यहाँ पर आप पढ़े हैं अभी टाउ बराबर NIBA या NIAB साइन थीटा, आपने पढ़ा ना ये। तो देखो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र था, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर ये आपने जब वैद्युत क्षेत्र छोड़ दिया, तो जो साथ में बचा उसको आपने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आप यहाँ से समझ लीजिए कि जब आपने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को छोड़ दिया, तो जो शेष बचा वो सब क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P को आपने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर हम इसको B को छोड़ दें, तो ये जो बचेगा इसको हम क्या कहेंगे,
इसको कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है NiA, अर्थात कोई भी ये लूप है, जैसे परमाणु की एक सेल हो गई, कक्षा हो गई कोई भी, उसका क्षेत्रफल A है, इसमें करंट I चल रहा है और इस प्रकार के इसमें अगर कई फेरे बने हुए हैं तो इसमें मैग्नेट का गुण जो है वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसमें पाया जाएगा। तो अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की अगर परिभाषा देना चाहते हैं तो क्या देंगे कि किसी भी लूप के क्षेत्रफल तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यही तो अटेंड पढ़िए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि किसी भी लूप, किसी भी चुंबकीय लूप या धारावाही लूप कह सकते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, उसी में ये नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस होंगे। किसी भी धारावाही लूप के क्षेत्रफल और उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यहाँ पर आप क्या कहते थे, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उसकी लंबाई का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ये बात समझ पाए? इसका कोई डेरिवेशन कहीं से नहीं, बस इससे कंपेयर की जाती है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र था तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके साथ जो कुछ है वो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, और इसको क्या कहते थे, वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण। और यहाँ पर क्या कहा आपने, चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण। यहाँ पर आपने कहा है चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, नेक्स्ट हेडन है आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आपने जैसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकाला था U, वैसे यहाँ पर निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए हमने किसी चुंबकीय द्विध्रुव को ऐसे रख दिया, ये चुंबकीय द्विध्रुव है, इसका ये पोल अगर N है और ये S है, तो क्या ये इस पोजीशन में रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि इस पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इधर से इधर की चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, स्पष्ट करती है कि यहाँ कहीं साउथ पोल होगा। तो ये साउथ पोल क्या करेगा, इस N पोल को अट्रैक्ट करेगा और ये नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये घूम करके इस डायरेक्शन में रुकना चाहेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये क्यों ऐसे रुकना चाहेगा, क्योंकि इस पर एक चुंबकीय बल आघूर्ण लग रहा है टाउ, और टाउ जो होता है, चुंबकीय बल आघूर्ण जो होता है, वो किसी भी वस्तु को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। तो ये वही चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ के कारण ये घूम करके किस पोजीशन में रुकना चाहेगा, चुंबकीय बल रेखाएं जिस दिशा में है इसी दिशा में रुकना चाहेगा। तो आपको करना क्या होगा, अगर इसको आप घुमाना चाह रहे हैं तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सदा इस डायरेक्शन में रुकना चाह रहा है ऐसे। तो इसको अगर आप ऐसे घुमाना चाह रहे हैं किसी कोण पर, तो इसको घुमाने में आपको कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सदा यही रुकना चाह रहा है, इस पर एक बल लग रहा है जो कि इसको इस डायरेक्शन में रुकना चाह रहा है। तो ये जो कार्य करना पड़ेगा इसको घुमाने में, यही कार्य क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में सेव हो जाता है, और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो यही जो ऊर्जा इसमें सेव हो गई है, यही ऊर्जा उसको क्या करती है, फिर से मूव करा देती है NS डायरेक्शन में। समझ पाए कुछ क्या? तो अगर कहें इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो हम कहेंगे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाकर हम किसी एंगल पर रखते हैं, तो इसको घुमाने में हमको एक कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो होता है इसमें किस रूप में सेव हो जाता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो यही जो ऊर्जा इसमें सेव है, यही ऊर्जा क्या करती है, इसको फिर से घुमाकर NS पोजीशन में ले आती है। जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, तो जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या करते हैं, बल लगाते हैं, विस्थापन करते हैं। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या हो गया, कार्य। हमने कार्य किया स्प्रिंग पे, अब जो कार्य किया तो जब तक हम उसको पकड़े ऐसे खींचे हुए, तब तक हमने जो कार्य किया है वो इसमें किस रूप में सेव है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। उसको हम कहेंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, न वैद्युत ऊर्जा न चुंबकीय ऊर्जा, उसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो क्यों खींच जाती है अपनी ओर, वही ऊर्जा जो सेव है वही इसको फिर से अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि वर्क तभी होगा जब उसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो डेफिनेशन ये इसकी होती है कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसको हम किसी कोण पर घुमाते हैं, तो घुमाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में सेव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो स्थितिज ऊर्जा U हो जाएगी, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव कहां से आ गया, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव पर किया गया कार्य, क्या समझ पाए,
डेफिनेशन यहीं से निकल आई कि चुंबकीय स्थिति ऊर्जा बराबर चुंबकीय द्विध्रुव पर किया गया कार्य। तो अब ये कार्य कैसे निकलेगा, स्थिति ऊर्जा को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो मान लीजिए इस पर जो बल लगाया होगा, तो जब किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तब जो बल लगता है वो ये होता है बलागुण टाउ। और विस्थापन जब कोई ऐसे घूमेगी वृत्ताकार पथ पर तो उसमें विस्थापन जो होगा वो कोण से लिया जाएगा, कोणीय विस्थापन। तो मान लीजिए विस्थापन बहुत ही सूक्ष्म विस्थापन पहले हम कर रहे हैं डी थीटा, इसको हम बहुत सूक्ष्म कोण डी थीटा पर घुमा रहे हैं, तो एक छोटा सा कार्य हो रहा है और थोड़ी सी बिल्कुल ऊर्जा है, पहले इसको हम कार्य ही लिख रहे हैं, वो हो जाएगी बल गुणे विस्थापन। जब इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल मूव करा रहे हैं थोड़े से एंगल पे, तो एक छोटा सा कार्य किया गया डी डब्ल्यू, और ये कार्य हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। बल कौन सा, बलयुग्म का आघूर्ण, और थीटा कौन सा, जो छोटा सा कोण घुमाया गया है। अब मान लीजिए इसको हमको छोटा नहीं किसी भी एंगल पे घुमाना है, तो मान लीजिए इसको हम θ1 से θ2 पर ले जाना चाह रहे हैं, ये पोजीशन थी θ1 और इसको हम लाना चाह रहे हैं θ2 पोजीशन पे। हमने कहा ना कि जब डेरिवेशन ये किए जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसा डेरिवेशन करते हैं कि हम किसी भी एंगल के लिए मान उसका निकाल सकें। तो पहले छोटा सा विस्थापन डी थीटा किया गया, इसके लिए कार्य निकाला, अब इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, हमको बड़ा करना है कि किसी भी कोण के लिए निकाल सके। तो हमने माना θ1 से θ2 कोण पर इसको विस्थापित करना है, तब देखना है कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, और यहाँ पर लिमिट लगा लेंगे θ1 से θ2, टाउ डी थीटा ये हो जाएगा। अब हम टाउ का मान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा W, ये वैल्यू इंक्रीज होकर के डी डब्ल्यू थी, डी में छोटा सा कार्य था, अब क्या हो गया W कार्य होगा, कुल कार्य। यहाँ पर टाउ का मान रख दीजिए, टाउ बराबर अभी का क्या बोला था, MB sin थीटा। M जो है वो चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, कांस्टेंट है, ये डी थीटा छूट गया, और B चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कांस्टेंट है। तो केवल इंटीग्रेशन किसका होना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मैथ वालों, MB, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos थीटा, और लिमिट यहाँ पर लगी है φ1 से φ2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो होगा माइनस का cos φ1, फिर हम जब लोअर लिमिट रखने जाते हैं तो बीच में माइनस चिन्ह होता है, वो माइनस और ये माइनस हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos φ1, तो W इक्वल टू आ जाता है MB, इसको पहले लिख लो प्लस वाला है cos φ1 माइनस cos। ये प्रोसेस आपको वहां भी करनी पड़ी थी जब आपने वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा निकाला था, और ये जो कार्य होता है किसके बराबर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के। ये डेफिनेशन में अभी लिखा जाएगा। कह रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, मैथ है कि फिजिक्स है। यहाँ से पूरा मैथ का प्रोसेस है, समझ लीजिए यहाँ तक आपने पढ़ा कि देखिए कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर मूव कर रही है उसमें किया गया कार्य हमको निकालना हो, जैसे कुम्हार का चाक को घुमा रहा है, हमको निकालना कुम्हार कितना कार्य कर रहा है, तो कार्य के डेफिनेशन तो आपने पढ़ा है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर बल कौन सा लग रहा है और विस्थापन कौन सा रहा, कोई चाक कुम्हार का जो चाक है वो हटकर एक स्थान से दूसरा स्थान तो जा नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, कार्य कैसे निकालेंगे, वो जो मूव कर रहा है अपने अक्ष पर, तो कौन सा बल है, बल आघूर्ण, तो टाउ लिया जाएगा बल की जगह। तो विस्थापन कौन सा, जितने अंश पर वो मूव कर गया है वो थीटा यहाँ पर लिया जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक सूक्ष्म बहुत ही छोटा कार्य निकाल लिया, उसको फिर हम बड़ा करना है कि किसी भी एंगल के लिए कार्य निकालना है, किसी भी एंगल पर ले जाए, तो φ1 से φ2 के बीच उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या करता है, हमारी वैल्यू को क्या कर देता है, वो हमें जिस मान तक निकालना है उस मान तक निकाल सकते हैं, उसको इंक्रीज कर देता है यहाँ पर। ठीक, तो समझ गए होंगे। फिलहाल इम्पोर्टेंट था बहुत ज्यादा, पहले अगर है सिलेबस में तो इम्पोर्टेंट है।